गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। किंगडम्स, किंग्स एंड इन अर्लियर रिपब्लिक। अब कहते हैं कि पहले के समय में किस तरह के राजा हुआ करते थे, उनके कैसे राज्य हुआ करते थे और किस तरह का उनका लोकतंत्र था। ठीक है। इलेक्शन डे मतलब वोटिंग का दिन मतलब चुनाव का दिन। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote। शंकरन जब उठा मतलब जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके जो दादी दादा हैं वो जो है वोट डाल के आ चुके हैं। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। कि वो जो है जो उसके दादी दादा हैं वो सबसे पहले होंगे जो वहाँ पर पोलिंग बूथ पर पहुँचे होंगे। और जो उसके दादी दादा हैं वो पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे और सबसे पहले वोट करना चाहते थे। वाई शंकरन वांटेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ये जानना चाहता था कि जो उसके दादी दादा हैं वो वोट डालने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं। ठीक है। तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि हम इसलिए इतने एक्साइटेड हैं कि क्योंकि आज के दिन जो है हम अपने जो राजा को, हम अपने शासक मतलब शासन करने वाले को, अपने नेता को हम खुद अपनी मर्ज़ी से आज के दिन हम चुन सकते हैं, इसलिए हम एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। अब कहते हैं कि कुछ आदमी जो हैं कैसे रूलर्स नेता जो राजा बन जाते हैं। चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इन समटाइम्स दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स और सो। कहते कि जिस भी हम वोटिंग के द्वारा जिस भी हम राजा को चुनते हैं या जिस भी नेता को चुनते हैं और अगर वो जीत जाता है तो वो अगले 5 सालों के लिए जो है राज करता है या उससे भी ज़्यादा, जैसे कि वो और फिर आगे इलेक्शन होते हैं, फिर वो 5 साल के लिए जीत जाता है तो वो फिर 5 साल के लिए दोबारा राज करता है। ऐसा ही होता है हमारी कंट्री में। या ही डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। अब ये कहते हैं कि पास्ट में राजा कैसे चुने जाते होंगे। सम ऑफ द राजास वर रीड अबाउट द चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। अब जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कुछ राजाओं को कुछ राजाओं को लोगों के द्वारा चुना जाता था। द पीपल बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजस वॉज चूजन। अब ये कहते हैं कि लगभग 3000 साल पहले कि जिस तरह से राजा चुने जाते थे अब उसमें चेंजेस आने लगे थे। सम मैन नाउ बिकम रिकोगनाइज एज अ राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। अब क्या होता था कि जो बहुत जो भी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करता था, मतलब बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करता था, जैसे बैटल वगैरह लड़ता था अपने राज्य के लिए, तो उसको जो है राजा के जैसे चुन लिया जाता था, रिकोगनाइज कर लिया जाता था। ठीक है। द अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वाज वन सच रिचुअल। अभी क्या है उनमें से जो है एक जो रिचुअल है, रीति रिवाज क्या था कि एक अश्वमेघ यज्ञ, जो राजा जो है अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वाज ग्रेजुअली बाय द राजास में। अभी कहते हैं कि एक घोड़े को ना फ्रीली छोड़ दिया जाता था, राजा जो है अपने घोड़े को फ्रीली छोड़ देता था कहीं भी जाने के लिए, और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था राजा का एक आदमी भी उसके साथ जाता था। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अनदर राजाज एंड दे स्टॉप इट, अभी दे हैड टू फाइट। अभी कहते हैं कि अगर वो जो घोड़ा है वो चलते चलते किसी दूसरे राजा के राज्य में, जब ये घोड़ा चलते चलते किसी दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाता था और अगर वो राजा इस घोड़े को रोक लेता था तो इसका मतलब है कि जिस राजा ने इस घोड़े को रोका है उसे उस दूसरे राजा से जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है उसके साथ उसे युद्ध लड़ना पड़ता था। ठीक है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन्स दैट दे एक्सेप्ट दैट द राजा वाज वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस वाज स्ट्रॉन्गर दैन दैम। और अगर वो राजा जिसके राज्य में घोड़े ने एंटर किया है अगर वो उस घोड़े को आसानी से अपने राज्य से जाने देता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो राजा जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है जिसका ये घोड़ा है, और वो राजा जिसके राज्य में उस घोड़े ने प्रवेश किया है, जिसने उसे फ्रीली जाने दिया है, वो क्या समझ वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो राजा जो है मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है जो कि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। ठीक है।
दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू दी सेक्रीफाइसेस, और इन राजाओं को जो है वो जो राजा जो है पूजा पाठ जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उसमें जो है इनको इन राजाओं को इनवाइटेड किया जाता था कि आप भी इस यज्ञ में आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो यज्ञ जो किया जाता था ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रीस्ट जो होते थे ब्राह्मण वगैरह जिनको बहुत ज़्यादा मंत्रों का ज्ञान होता था, जो ट्रेंड होते थे अपने काम में, मतलब तो जो पढ़े लिखे जो पंडित पुरोहित होते उनके द्वारा ये सेक्रीफाइसेस ये जो यज्ञ वगैरह कराए जाते थे। हु वर रिवॉर्डेड विद द गिफ्ट, और उसके बदले में उन पंडितों को राजा क्या देते थे, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देते थे और जो है जेवर वगैरह देते थे और अनाज वगैरह देते थे। ठीक है, ओके। The Raja who organized the sacrifices was recognized as a being a very powerful, and all those who come brought gift for him। वो राजा जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, जो कि ये यज्ञ कर रहा है, उसे बहुत ही पावरफुल माना जाता था, और जो दूसरे राजा जो इसमें पार्टिसिपेट करने आते थे और जो लोग आते थे वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आते थे, उपहार लेकर आते थे। ठीक है, द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। इस रिचुअल का, इस रीति रिवाज का, इस पूजा पाठ का जो है सेंट्रल फिगर कौन होता था, वो राजा होता था जो कि इस यज्ञ को कर रहा है। ठीक है, द ऑफन हैड अ स्पेशल he often had a special seat and a throne or a tiger skin। His charioteers who was his companion in the battlefield and witness his exploitation क्या है, कैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब क्या है, जो राजा ये जो यज्ञ कर रहा है, ये राजा जो सेंट्रल फिगर होता है इस रिचुअल का, और उसे एक स्पेशल सीट दी जाती है बैठने के लिए, उसके सर पर मुकुट रखा जाता है और एक उसे टाइगर की स्किन पर, शायद टाइगर की खाल वगैरह पे, शेर चीते की खाल वगैरह पे उसे बिठाया जाता होगा, और उसके जो युद्ध में जो उसके साथी होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है इसके बारे में मतलब बताते हैं कि कितनी बहादुरी से ये युद्ध को लड़ा और ये कितना मतलब ब्रेव है। इस तरह से कहानियाँ जो है उसमें गाते हैं जब ये परफॉर्म हो रहा है ये यज्ञ। ठीक है, हीज़ रिलेटिव्स स्पेशली हीज़ वाइफ एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ अ माइनर रिचुअल्स। उसके जो और रिलेटिव्स होते हैं राजा के, जैसे कि उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो भी अपनी तरफ से छोटे छोटे रिचुअल्स जो है परफॉर्म करते होते हैं, रीति रिवाज। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स who had to sit and watch the perform of the sacrifices। वो जो दूसरे राजा इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वो बैठते हैं उस यज्ञ में और बस चुपचाप उस पूजा पाठ को, अनुष्ठान को देखते हैं। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ अ स्केर्ड वाटर। ये कहते हैं प्रीस्ट, जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं, जो इस रिचुअल्स को कर रहे हैं, इस पूजा पाठ को कर रहे हैं, वो चारों तरफ क्या करते हैं, वो जो पवित्र जल होता है उसको छिड़कते हैं राजा के ऊपर, एंड द ऑर्डिनरी, और दूसरे लोगों के जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर, जैसे कि वैश्य वगैरह हो गए। ठीक है, और जो दूसरे लोग होते हैं और जो वैश्य वगैरह होते हैं, वैश्य कौन होते हैं, जो कि व्यापार वगैरह करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो राजा के लिए और उन लोगों के राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें शूद्र कहा गया है। कुछ देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को यहाँ पर शूद्र कहा गया है, जिनको क्या था, उन ब्राह्मणों ने जो है इस रिचुअल से, बहुत सारे रिचुअल से, बहुत सारे पूजा पाठों से, रीति रिवाजों से क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब मना कर दिया था कि ये जो शूद्र लोग होते हैं ये बहुत नीचे होते हैं और ये पूजा पाठों जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये किन्होंने, प्रीट्स, जो पंडित और ब्राह्मण हैं उन लोगों ने ये कहा। ठीक है, अब है वरंस। देखिए ये जो हिंदू रीति रिवाज में वरंस भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इनकी जगह है हिंदू रीति रिवाजों में। ठीक है, वरण। ठीक है, वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया। हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में लिखी गई हैं, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाय द गंगा एंड यमुना। और ये स्पेशली उन जगहों पर लिखी गई हैं जहाँ पर गंगा और यमुना बहती हैं, उस समय में बहती होंगी। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। और इन बुक्सों को वैदिक, बाद में वैदिक कहा गया, बिकॉज क्योंकि ये जो है ऋग्वेदा के बाद लिखी गई थी। ठीक है ना, दिस इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
और इन बुक्सों में जो है सामवेद भी थे और यजुर्वेद भी था और अदर वेद भी थे, ठीक है ना, एज वेल एज अनदर बुक, और दूसरी बुक्स भी थी। These were composed by the priest and describe how ritual were to be performed। ये बुक्स जो है किनके द्वारा लिखी गई, ये ब्राह्मणों और पंडितों के द्वारा लिखी गई, जिन्होंने उसमें इन बुक्सों में बताया था कि रीति रिवाज पूजा पाठों को किस तरह से करना चाहिए, और उन्होंने समाज के लिए कुछ इसमें इन बुक्सों में नियम भी बनाए हैं कि समाज के लिए किस किस तरह के नियम होने चाहिए, ठीक है। देयर वर सर्वल डिफरेंट ग्रुप इन अ सोसाइटी एट दिस टाइम। इस समय में जो है सोसाइटी के जो सोसाइटी को कुछ ग्रुपों में, कुछ अलग अलग भागों में, वर्गों में बांट दिया गया था। प्रीट्स एंड वॉरियर्स, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सनस, लेबरर, क्या है, फिशिंग, फॉग एंड फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। इन जो जैसे कि ब्राह्मण हो गए और क्षत्रिय वॉरियर योद्धा हो गए, किसान हो गए, चरवाहे हो गए, व्यापारी हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, और लेबर जो मजदूरी का काम करते हैं, जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, और जो लोग जो है जंगलों में रहते हैं, इन सब लोगों को अलग अलग ग्रुप से डिवाइड कर दिया था। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर एंड ट्रेडर। अब ये कहते हैं कि कुछ जो पंडित होते थे और जो कुछ जो लड़ाई करने वाले योद्धा होते थे, वो जो है किसानों और जो ट्रेडर होते, व्यापारी, जो उनसे अमीर होते थे। क्या अदर्स इंक्लूड मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस, लेबर, फिशिंग, फॉग एंड हर्डर्स, हंटर्स एंड गैदर्स वर पुर। और उसी तरह से जो दूसरे जो कि कुछ चरवाहे और क्राफ्ट पर्सनस हैं, मजदूरी का काम करने वाले हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, शिकार करने वाले हैं, और जो खाना वगैरह इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो गरीब थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू फोर ग्रुप्स हैं। जो पंडितों ने जो है इस पूरी सोसाइटी को 4 ग्रुप में बांट दिया था। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें वर्ण कहा गया। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, कि इसके अनुसार जो है कि हर वर्ण का मतलब हर ये क्या है, पंडितों ने जो है इस पूरे समाज के लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया, और हर ग्रुप को एक वर्ण कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ण का जो है अपने एक स्पेशल काम होंगे, कि ये वर्ण जो है, इस वर्ण के लोग यही काम करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण। जो पहला वर्ण था वो क्या था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। अब ब्राह्मणों का क्या काम बताया गया कि वो जो है वेद हैं, ये जो 4 वेद हैं, इनको पढ़ेंगे और इनको दूसरों को पढ़ाएंगे, और पूजा पाठ और अनुष्ठान वगैरह करवाएंगे, और उनके बदले में उन्हें गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, ठीक है। In the second place were the rulers, also known as a Kshatriya. They were expected to fight battles and protect people। अब जो सेकंड ग्रुप था वो राजाओं का ग्रुप था, जो सेकंड वर्ण था वो राजाओं का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो कि युद्ध लड़ते, जिनका काम था युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। Third were the wish or vaishyas. They were expected to be farmer, herder and traders. Both the Kshatriya and Vaishya could perform sacrifices। अब जो थर्ड ग्रुप था, थर्ड वर्ण था, जो तीसरा वर्ण था वो क्या था, वैश्य का था, जिनमें कौन आ जाते थे, किसान आ जाते थे, चरवाहे आ जाते थे, और व्यापारी लोग आ जाते थे। और जो क्षत्रिय, और इन्होंने ये भी कहा कि जो क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये दोनों ही पूजा पाठ भी कर सकते हैं और पूजा पाठों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट वर्ण था शूद्र। अब जो लास्ट वर्ण था वो शूद्र था, ठीक है। हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कैन नॉट बी परफॉर्म एनी रिचुअल, ठीक है। तो ये जो शूद्र, जो लास्ट वर्ण था, शूद्र था, और ये ऐसा ये इनका क्या काम था, ये जो तीनों जो वर्ण हैं, क्या थे कि ब्राह्मण, इनका क्या काम था, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, राजाओं की और वैश्यों की, इन सब की सेवा करना
इन शूद्रों का काम था। और इन्हें जो है किसी भी पूजा पाठ में, यज्ञ में, रीति रिवाज में, अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करने की मनाही थी। ये इनमें जो है शामिल नहीं हो सकते थे। ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र, यहाँ तक कि औरतों को भी शूद्र की श्रेणी में इन्होंने डाला हुआ है। बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। अब औरतों, उन्होंने क्या कहा है कि औरतों और जो शूद्र हैं इन दोनों को ही वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये वेद नहीं पढ़ सकते थे। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि ये ग्रुप, ये जो वर्ण है, ये इसलिए ये इसमें कौन से व्यक्ति आएंगे ये उनके जन्म पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे कि इफ़ वंस फादर एंड मदर्स वर अ ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। जैसे कि अगर किसी बच्चे का माता और पिता दोनों ही ब्राह्मण हैं तो उनसे जो भी बच्चा होगा वो जो है ऑटोमेटिकली ही ब्राह्मण कहलाया जाएगा। और इसी तरह से राजा और रानी का बेटा भी क्षत्रिय कहलाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो शूद्र हैं अगर उनका कोई मतलब बच्चा होता है तो वो भी ऑटोमेटिकली शूद्र कहलाया जाएगा, ठीक है। लेटर दे क्लासीफाइड सम पीपल एज अ अनटचेबल। और उसके बाद इन ब्राह्मणों ने क्या किया कि कुछ लोगों को छुआछूत की श्रेणी में डाल दिया, मतलब कि इनको नहीं छूना चाहिए। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर एंड गैदर्स एज वेल एज द पीपल हु हेल्प टू परफॉर्म बरील्स एंड क्रीमेशन। अब ये कहते हैं इन्होंने ये छुआछूत के उसमें कि किस आदमी को छूना चाहिए और किसको नहीं छूना चाहिए, इस चीज़ में इन्होंने किस किस आदमियों को डाल दिया, किन किन व्यक्तियों को, जो क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, और जो शिकारी हुआ करते थे, जो खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी डाल दिया जो मरने, जब व्यक्ति मर जाता था तो उनको जो दबाने में जो लोग सहायता करते थे, इन्होंने उन लोगों को भी इस श्रेणी में डाल दिया कि इनको छूना नहीं चाहिए। द प्रीस्ट सेड दैट कनेक्टेड विद दिस ग्रुप वर पोल्यूटेड। अब ये जो प्रीस्ट कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि अगर हमने इन लोगों को छू लिया तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। Many people did not accept the system of a वरण said let down by the Brahmins। अब कुछ लोगों ने क्या है, ब्राह्मण के द्वारा ये जो वरण वरण का सिस्टम जो बताया गया, उन्होंने कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। सम किंग थॉट दैट वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। कुछ जो राजा थे वो अपने आप को पंडितों से, मतलब ब्राह्मणों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर समझते थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते थे। अदर फेल्ट द बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वरण पीपल बिलोंग टू। तो और जो दूसरे कुछ ये सोचते थे कि केवल जो है जन्म के आधार पर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा आदमी किस वर्ण के को बिलोंग करेगा, किस वर्ण में जाएगा। बिसाइड्स सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल बेस्ड ऑन अ ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब कुछ ये कहते थे कि लोगों के बीच में अंतर इसलिए भेदभाव नहीं करना चाहिए कि केवल उनके ऑक्यूपेशन, मतलब उनका वो क्या काम करते हैं, इस आधार पर भी जो है डिफरेंसेस नहीं करना चाहिए। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और दूसरे कुछ ऐसे सोचते थे कि हर कोई जो है पूजा पाठ कर सकता है ना, हर कोई पूजा पाठ कर सकता है, पूजा पाठ में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। एंड अदर्स कमांडेड द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। और कुछ लोगों ने जो है अनटचेबिलिटी को ही स्वीकार कर लिया कि हाँ जी छुआछूत होना चाहिए। ऑल्सो दे वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंटल सच एज द नॉर्थ ईस्ट वर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, ठीक है ना। क्या ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी सामाजिक और जो भी इकोनॉमिक, मतलब पैसे वगैरह का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। और जो है पंडितों की जो बातों में ना बहुत ही, मतलब पंडितों की बातों को बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, बहुत कम फॉलो किया जाता है, ठीक है। हमें क्या है, जनपदास द राजास वर परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वर now recognized as being राजास ऑफ अ जनपदास rather than जनास। अब कहते हैं राजा जो है जहाँ पर है ये जो मतलब रिचुअल्स किया करते थे, बलि वगैरह पूजा पाठ किया करते थे, और उन लोगों को जो वो इस
मतलब पूजा पाठ में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जिन लोगों को बुलाया करते थे, तो और वो लोग जहाँ पर बैठा करते थे उसे जनपदास कहते थे, बजाय जना के जनपदास कहने लगे थे। ठीक है, द वर्ड जनपदास लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जनास सिट इट फुट्स एंड सेटल डाउन। ये जनपदास जो है मतलब जनपदा का मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जो आम पब्लिक है वो आकर जो है नीचे बैठती है, वो नीचे बैठा जो आती है और इन रिचुअल्स में जो है पार्टिसिपेट करती है। और वो कहाँ बैठती थी, वो या तो अपने पैरों पे ही बैठ जाती थी या फिर वो नीचे धरती पर नीचे बैठते थे। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4 पेज 47। अब देखिए पेज 47, देखिए यहाँ पर कोई मैप, हाँ देखिए ये मैप दिखा रखा है, इसमें जो है कुछ महाजनपदास जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए उनको दिखाया गया है। देखिए ये तक्षशिला हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये हस्तिनापुर है, ये वैशाली है, ये मगध है, ठीक है, ये उज्जैन अवंती है उज्जैन में, ठीक है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपदा है, ठीक है, ओके। अब देखिए आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सक्लेवेटेड अ नंबर ऑफ अ सेटलमेंट इन दिस जनपदास। आर्कोलॉजिस्ट ने जो है इन जनपदास की जो सेटलमेंट है व्यवस्था के बारे में मतलब कुछ बता रखा है, नंबर दे रखे हैं कि ये जनपदास मतलब कहाँ कहाँ ये जनपदास हैं। देखिए सच एज अ पुराना किला है ना दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, है ना, अतरंजी खेरा नियर ईथ नियर ईथ द लास्ट टू एरिया है ना उत्तर प्रदेश। देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने क्या कहा है कि जनपदास, ये जो जनपदास हैं जैसे कि दिल्ली में पुराना किला हो गया, ठीक है ना, मेरठ में जो है हस्तिनापुर हो गया, और ये जो है ये लास्ट टू जो हैं, ये जैसे हस्तिनापुर है और क्या अतरंजी खेर जो है ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, ठीक है ना। दे फाउंड दैट अ पीपल लिव्ड इन हट्स एंड कीप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। दे आल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ अ क्रॉप, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड। अभी क्या आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें ये पता चला है, खोज के दौरान आर्कोलॉजिस्ट को ये पता चला कि वो लोग कहाँ किस में रहते थे, वो झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे और वो बहुत सारे कैटल्स वगैरह पाला करते थे और दूसरे एनिमल्स भी पाला करते थे, और बहुत सारी क्रॉप्स भी, अलग अलग तरह की क्रॉप्स भी उगाया करते थे, जैसे कि वो चावल उगाते थे, गेहूँ, जौ, जई, दालें और गन्ना और तिल वगैरह जो है सरसों वगैरह उगाया करते थे, ठीक है। देखिए दे मेड इर्थन पॉट, वो मिट्टी से बने हुए बर्तन या घड़े वगैरह भी बनाया करते थे। सम ऑफ दिस वर ग्रे इन अ कलर, अदर वर रेड। वन स्पेशल टाइप्स ऑफ द पॉटरी फाउंड एट दिस साइड इज़ नॉन एज अ पेंटेड ग्रे वेयर। अब ये क्या है कि ये जो लोग थे ये क्या है पॉट्स वगैरह बनाते थे, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते थे जो कि ग्रे कलर के होते थे और कुछ रेड कलर के होते थे। कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरी भी मिली है यहाँ पर इस साइड पर जो कि पेंटेड थी ग्रे कलर से, ठीक है ना। एज है ना obviously from the name, these grey pot had a painted designs, usually simple lines and a geometric pattern। और इन पॉट्सों पर क्या था, डिज़ाइन वगैरह बने हुए थे, सिंपल डिज़ाइन, सिंपल जैसे सिंपल लाइन वगैरह बनी होंगी या कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न, जैसे कि इस तरह का पैटर्न बना होगा या इस तरह का पैटर्न बना होगा या इस तरह के पैटर्न बने होंगे, ये इस तरह के डिज़ाइन उन पॉटरी पर बने होंगे, ठीक है ना। अभी कहते हैं महाजनपदास मतलब बहुत बड़े जनपदास। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, ठीक है, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकम मोर इम्पॉर्टेंट अदर देन। अब कुछ जो जनपदास थे वो दूसरे जनपदाओं से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बन चुके थे और उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें महाजनपदास कहा जाने लगा, ठीक है ना, जो कि आपको मैप 4 में दिखाया गया है, मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ठीक है। अब मोस्ट जनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। अब जो ज़्यादातर जो जनपदास होते थे वो क्या होते थे, वो उस राज्य की राजधानी हुआ करते थे। मैनी ऑफ दिस वर अ फोरफिटेड, और इनमें से कुछ को जो है उन्होंने जो है युद्ध में मतलब जीता होगा, कैप्चर कर लिया होगा, कब्ज़ा कर लिया होगा,
काफ़ी जो कैपिटल सिटीज़ थी, जैसे कि और इसीलिए इन कैपिटल सिटीज़ के चारों ओर क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी जिससे कोई उन पर अटैक ना कर पाए। वो दीवारें किसकी, पत्थर की बना दी जाती थी, ईंटों की बना दी जाती थी, और लकड़ियों की जगह बहुत बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी इधर इधर साइडों में, चारों तरफ साइडों में, जिससे कि कोई भी इस पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, अब देखिए, fort were probably built because people were afraid to attack from other kings and needed protection। अब वो जो किले जो होते थे, उनके जो किले जो बनाए जाते थे, उनमें लोगों को डर रहता था कि दूसरे राजा जो हैं उनके ऊपर जो है अटैक ना कर दें, आक्रमण ना कर दें, इसलिए उनको जो है उनके प्रोटेक्शन की, उनकी सुरक्षा की ज़रूरत होती थी। इसीलिए वो पता है चारों तरफ उस किले के चारों ओर क्या है, बड़ी लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर देते थे, ईंटों की और पत्थरों की या फिर लकड़ियों की, और कभी कभी तो उनके आगे वो लोग पानी भी भर दिया करते थे, जिससे कि वो आसानी से जो है फोर्ट को पार ना कर पाएँ, उस दीवार को पार ना कर पाएँ, फोर्ट में ना घुस पाएँ। इट इज़ आल्सो लकीली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। तो कुछ जो राजा थे वो ये भी सोचते थे कि किस तरह से, कुछ जो राजा थे वो ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने ज़्यादा रिच हैं और कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और वो इसे किस तरह से दिखाते थे कि वो अपने किले के और अपने शहर के चारों ओर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही लार्ज, बहुत बड़ी लंबी और लार्ज जो है दीवार बना दिया करते थे किले को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हम कितने ज़्यादा रिच हैं, अमीर हैं और पावरफुल हैं। आल्सो इन दिस वे, और इसी तरह से द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया कुड बी कंट्रोल मोर ईजिली बाय द किंग। और इसी तरह से मतलब जो है, और इसी तरह से वो जो राजा जो किसी भी दूसरी धरती को जो कैप्चर किया करता था, मतलब कब्ज़ा करता था, और उस धरती पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी अगर युद्ध में मतलब बंदी बना लिया करता था, तो इस तरह से राजा जो है उनको आसानी से कंट्रोल कर पाता था, ये दिखा कर के मैं कितना रिच और कितना पावरफुल हूँ। ठीक है ना। अब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हमने सोचा और हमने जो है कुछ भी बना लिया। आज भी अगर हम कोई घर बनाते हैं तो पहले उस घर का डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जैसे नींव खोदना, फिर दीवारें बनाना। तो इसी तरह से जब राजा अपने किले के चारों ओर जब भी बड़ी बड़ी दीवारें बनाता होगा, तो बनवाने के लिए कहता होगा, तो इस चीज़ के लिए बड़ी दीवारें बनाने के लिए काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। अभी कहते हैं कि हज़ारों, लाखों नहीं, हज़ारों ईंटें, पत्थर जो है तैयार किए जाते होंगे वॉल बनाने के लिए। दिस इज़ अ टर्न मीट इन एनो एनोरमस लेबर्स प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इस वॉल को बनाने के लिए हज़ारों आदमी, औरत और बच्चे जो हैं लेबर के रूप में उनकी ज़रूरत होती होगी। ठीक है। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और भी रिसोर्स की ज़रूरत होती होगी, और भी चीज़ों की, जैसे पानी हो गया और रेत हो गया, जो भी वो लोग उस टाइम में चूना पत्थर का यूज़ करते होंगे वॉल बनाने के लिए, तो उन सब चीज़ों का जो है वो इस एरिया के आसपास लाकर रख दी जाती होंगी। ठीक है, जिससे कि वॉल बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर्स दिखा रखी है, ये जो है आदमी है, देखिए ये कितनी बड़ी वॉल बना रहा है, इसमें कितनी हज़ारों ईंटें लगी होंगी। ठीक है ना। और इसमें और भी रिसोर्सेस लगे होंगे, जैसे कि पानी हो गया, चूना पत्थर हो गया, जो भी चीज़ें हैं। और इस वॉल को बनाने में काफ़ी समय लगता होगा, क्योंकि उस टाइम तो कोई मशीनें वगैरह नहीं थी ना, तो सब काम लेबर यानी कि आदमी लोग खुद से ही करते होंगे। ठीक है। देखिए ये क्या बता रहा है कि ऑल द फोर्टिफिकेशंस वॉल एट अ कोसाम्बी। ये जो वॉल है, इस वॉल का जो पिक्चर्स यहाँ पर दिखा रखा है, ये कहाँ पर है, कोसाम्बी में है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रेमेन ऑफ अ वॉल मेड ऑफ अ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद। ये क्या है,
ये जो पिक्चर्स का जो ये जो वॉल का जो पिक्चर है, इसमें जो है क्या है, इसमें हज़ारों की संख्या में क्या है ईंटें लगी होंगी। और ये कहाँ पर पाई गई है, ये इलाहाबाद के आसपास, जो आज के समय जो इलाहाबाद है उसके पास पाई गई है, उत्तर प्रदेश में। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो। अब ये कहते हैं ये जो वॉल का जो हिस्सा है ना, ये जो है लगभग 2500 साल पहले बनाया हुआ है। The new rajas now began maintain armies. Soldiers was paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब कहते हैं कि जो नए राजा जो आए ना, उन्होंने अपनी आर्मी को मेंटेन किया, मतलब एक लड़ने वाले जो लोग थे उनकी एक फ़ौज तैयार करी, जिन्हें कि सोल्जर कहा गया। और उन्हें राजा जो है रेगुलर बेसिस पे सैलरी दिया करता था। जैसे आज के समय पर मंथली में, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलती है, उसी तरह कोई रेगुलर पीरियड राजा ने बना रखा होगा, तो उसी हिसाब से उनको सैलरी पे की जाती होगी। और उन्हें जो है राजा के द्वारा पूरी साल मेंटेन किया जाता होगा, ठीक है ना, देख रेख उनकी, मतलब राजा ही उनके खाने पीने का ध्यान रखता होगा, राजा ही उनको जो भी सारी ज़रूरत की चीज़ें मेंटेन, जैसे वेपन वगैरह लड़ने के लिए राजा ही उन्हें प्रोवाइड करता होगा, ठीक है ना। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। अब जो है पेमेंट किस उसमें की जाती थी, कॉइन्स होते थे, कॉइन में पेमेंट की जाती थी, जिन पे शायद पंच यानी घूसे का मार्क जो है छपा होगा, ठीक है। टैक्सेस यानी कि कर, लगान। एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास वर बिल्ड हग फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मी, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि जो महाजनपदास के जो रूलर थे, राजा जो थे, वो क्या है बड़े बड़े किले बनाते थे, अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, सेना रखते थे, तो इसके लिए उन्हें जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, मतलब पैसे वगैरह की ज़रूरत होती थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया, मतलब अपने मंत्रियों को अपॉइंट कर दिया इसको टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ऑकेशन गिफ्ट ब्रॉट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ द राजास ऑफ द जनपदास, दे स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब ये कहते हैं कि जैसे पहले के जो लोग थे, वो राजा के लिए जो है ओकेशंस पे कुछ जैसे कि पूजा पाठ के टाइम पर या फिर उसके जन्मदिन या शादी वगैरह के टाइम पर जो है राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। उसके अलावा जैसे कि वो जनपद में जो राजा होते थे, उनको जो भी जो नॉर्मल लोग हैं जो भी गिफ्ट मतलब ऑफ़र किया करते थे, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो नए राजा थे महाजनपदा के, उन्होंने जो है रेगुलर बेसिस पर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया लोगों से, ठीक है। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स were the most important. This was because most people were farmer, ठीक है। Usually the tax was fixed at a one half sixth of what was produced. This was known as a बीघा और अ शेयर, ठीक है। अभी कहते हैं सबसे ज़्यादा जो टैक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने जो है राजाओं ने क्रॉप्स, जो भी वो धान अनाज वगैरह की खेती करते थे, उन पर उन्होंने राजाओं ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जो फार्मर ये जो ज़्यादातर किस पे लगाया गया, ये टैक्स फार्मरों पे, किसानों पर लगाया गया, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो भी मतलब ये जो किसान जो भी उगाते थे, उसका जो है 1/6 पार्ट जो है वो उनको किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। और इसे किस तरह से बोला जाता था, इसे बीघा बोला जाता था या एक हिस्सा बोला जाता था, ठीक है। ये जो है ये जो टैक्स जो है राजा जो है किसानों पे लगाता था। वो जो भी क्रॉप्स उगाते थे, खेती करते थे जिस भी चीज़ की, उसका 1/6 भाग जो है उनको राजा को देना पड़ता था, और चौथाई भाग जो 1/4 भाग उन्हें किसानों को अपने पास रखना होता था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था, इसको बीघा कहा जाता था या फिर शेयर यानी भाग कहा जाता था। देयर वर टैक्सेस ऑन अ क्राफ्ट पर्सन एज वेल, और क्राफ्ट पर्सन पर भी उन्होंने टैक्स लगाया। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ अ लेबर, ये किसके रूप में लगाया, ये लेबर के फॉर्म में लगाया, ये लेबर के ऊपर लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल अ वेबर और अ स्मिथ may have had to work for a day
एवरी मंथ फॉर द किंग। ये किस रूप में बना लगाया गया, क्राफ्ट पर्सनों के ऊपर जो है टैक्स लगाया गया, लेकिन किस रूप में लगाया गया कि लेबर के रूप में लगाया गया। एग्जाम्पल के तौर में जो भी वेवर्स जो बुनकर हुआ करते थे, जो स्मिथ जो लोहार वगैरह हुआ करते थे, वो महीने में जो है हर महीने में कुछ दिन जो है राजा के, केवल राजा के लिए ही काम करेंगे और उनके लिए उसको कोई भी पैसा या मजदूरी नहीं दी जाएगी। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce। जो हर्डर्स होते थे, जो चरवाहे होते थे, जो क्या जानवरों को पालते थे और जानवरों को पालते थे और जैसे जानवरों को खाना वगैरह मिलता, जैसे दूध वगैरह मिलता था, उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स को लगाया। ठीक है। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन अ गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेडर्स। अब ये जो है, जो ट्रेडर, जो व्यापारी जो भी चीज़ों को बेचते थे या खरीदते थे, राजाओं ने उन पर भी टैक्सेस लगाए। एंड हंटर्स एंड गैदर आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। और राजा ने जो भी हंटर शिकारी थे और जो भी खाना इकट्ठा करने वाले थे, उन पर भी टैक्स लगाया। जो भी वो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें इकट्ठा करते थे, जैसे हंटर जो भी शिकार करते थे, और जो फॉरेस्ट को जो खाना इकट्ठा करने वाले थे जंगलों से, जो भी उन्हें जंगलों से जो भी मिलता था, वो राजा को उसमें से राजा को कुछ हिस्सा दे दिया करते थे एज अ टैक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब ये वीडियो इससे ज़्यादा अगर मैं आगे पढ़ाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और जो भी फैमिलीज़ हैं और फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, क्लासमेट वगैरह हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।